तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ओपनिंग बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या-क्या हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे आइटम्स व्हिच आर टू बी इंक्लूडेड इन कैश इन हैंड। हमारा जो कैश इन हैंड का कॉलम था, उसमें हम जब ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो क्या-क्या चीज़ें लेंगे? अब ओपनिंग बैलेंस का जो कॉलम है कैश इन हैंड का, हमने उसमें फिगर लिखना है 1। तो जितने भी आइटम हैं, यानी कि कैश इन हैंड है तो कैश हम टोटल जो भी है उसके अमाउंट लिखेंगे। वैसे ही चेक, डीडी, आईपीओ जितनी भी जो भी चीज़ें हैं, जो हमें ओपनिंग बैलेंस में लेनी है, उनका हम टोटल करेंगे और एक फिगर यहाँ पर लिखेंगे। तो कैश इन हैंड में हम क्या-क्या इंक्लूड करेंगे, ये अभी आपका कैश बुक का जो बेस है, आधार है, वो यही है। क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे ओपनिंग बैलेंस के पर्पज़ से। तो कैश इन हैंड का ये हमारा कॉलम रहेगा। इसमें वैलिड करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स इंक्लूडिंग सॉइल्ड नोट्स एंड टॉर्न नोट्स, कि जो वैलिड करेंसी नोट हैं वो तो शामिल होंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। कॉइन्स होते हैं, उनको भी हम ओपनिंग बैलेंस में शामिल करते हैं। अब यहाँ पर बात आई इंक्लूडिंग सॉइल्ड नोट्स। सॉइल्ड नोट यानी कि मैले-कुचले नोट। अब कितना ही पुराना हो गया हो, फट गया हो, यानी कि टोर्न नोट्स, इन सब को भी हम ओपनिंग बैलेंस में शामिल करते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है। सॉइल्ड नोट्स एंड टोर्न नोट्स, एग्जामिनर क्या करता है, वो कहता है कि 10,000 का आपका कैश है, उसमें इंक्लूडिंग सॉइल्ड नोट्स एंड टोर्न नोट्स ऑफ रुपीज 1500, आप क्या करेंगे? ठीक है, इंक्लूड है इसमें तो क्या कोई दिक्कत नहीं है, हमारे ओपनिंग बैलेंस में हम सोल्ड नोट्स एंड टोर्न नोट्स को लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो नहीं लेने होते हैं उनको माइनस करेंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो वैलिड करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब बात आती है अनडिस्बर्स्ड पे एंड अलाउंसेस, कि कभी कोई पे एंड अलाउंसेस देना था और वो एम्प्लॉयी वो लेने नहीं आया, उस दिन छुट्टी पर हो सकता है, कोई दूसरा कारण होगा, जो भी है। हमें सिर्फ ध्यान ये देना है कि पे एंड अलाउंसेस के लिए जो भी डिसबर्स नहीं हुआ है, यानी कि उसकी पेमेंट नहीं की गई है और वो पैसा कैश चेस्ट में रख दिया है। तो क्लोजिंग के टाइम पर वो अवेलेबल था, जब ओपनिंग बैलेंस को हम देखेंगे, उस वक़्त इसे इंक्लूड किया जाता है। तो पे एंड अलाउंसेस व्हिच इज़ अनडिसबर्स्ड टेंडर्ड करेंसी, यानी कि जब किसी दूसरे डिपार्टमेंट का पैसा हमें जमा करना पड़ जाए। एग्ज़ाम्पल देते हैं तो जैसे रोडवेज़ वगैरह की हड़ताल हो गई, तो जो कंडक्टर जिस एरिया में है वहाँ पर जो भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो डीसी आदेश दे देता है कि आस-पास में आपके पास जो भी गवर्नमेंट का ऑफ़िस हो जहाँ पर ये कैश चेस्ट मेंटेन की जाती है, कैश बुक मेंटेन होती है, आप वहाँ जाकर पैसा जमा कर दीजिए। वो आगे प्रोसेस रहती है, उसको रिसिप्ट दे दी जाती है, वो अपने डिपार्टमेंट में जाके वो दे देगा जिस दिन जाएगा। तो गवर्नमेंट आपस में वो जो डिपार्टमेंट हैं वो पैसा बाद में लेते रहते हैं। तो टेंडर्ड करेंसी, इन सब को भी हम उसमें शामिल करते हैं, क्योंकि जिस दिन वो उस पर्टिकुलर यानी कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को पेमेंट की जाएगी, तो हम पेमेंट साइड में भी उसकी एंट्री करेंगे। क्योंकि जब सर, हमने कैश जी, टेंडर करेंसी सर एक बारी दोबारा रिपीट करवा दोगे? अभी आप बताइए जी मैंने क्या बताया है? मतलब सर वो इसमें फ़ील नहीं मैं एक चीज़ बताऊँगा, क्लास में कभी किसी को फ़ील नहीं करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं झिझकूँगा नहीं कि क्या क्वेश्चन पूछना है, पूछिए खुल के। जब आप यहाँ पर सीखने के लिए आए हैं, आपने पेमेंट की है तो आपको मटेरियल चाहिए, तो झिझकना नहीं है किसी भी कैंडिडेट को। जी, बताइए। दूसरा डिपार्टमेंट का पैसा, यानी कि हरियाणा रोडवेज है, हड़ताल हो गई, बस जाम है, चक्का जाम है। कंडक्टर अपने पास पैसे लेकर नहीं घूमेगा। उसको पैसा जमा करवाना है, वो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाकर पैसा देने की पोज़ीशन में नहीं है। टीसी ने आदेश दिया कि आस-पास में जो भी ऑफ़िस है गवर्नमेंट का, जहाँ पर कैश चेस्ट मेंटेन होती है, आप वहाँ जाकर पैसा जमा करवा दीजिए। मान लीजिए पावर यूटिलिटी में आ गया, उसने पैसा जमा करवा दिया, तो उस पैसे को कहाँ रखेंगे? कैश चेस्ट में। लेकिन जब सब चीज़ें नॉर्मल होंगी, डिपार्टमेंट का आपस का हिसाब-किताब है, वो ट्रांसपोर्ट जो महकमा है, उसको पावर यूटिलिटी पैसा पे करेगी बाद में, क्योंकि वो तो पैसा उन्हीं का था।
सुरक्षित रखने के लिए उसने जमा किया है, तो टेंडर्ड करेंसी आप अभी एग्ज़ाम पर्पज़ से इतना भी याद रख सकते हैं कि टेंडर्ड करेंसी ओपनिंग बैलेंस में ली जाती है। क्लियर है जी? जी सर। क्वेश्चन पूछने के लिए झिझकना नहीं है। अगर अभी मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि वो सभी को क्लियर है, हम सैटरडे संडे में आप पर्सनल बाद में मैसेज डाल सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत। आइटम्स जो इंक्लूड करने हैं, वो हमने डिस्कस किए। नाउ वी विल डिस्कस द आइटम्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश इन हैंड। जो हमारे कैश इन हैंड के कॉलम में नहीं आएँगे, वो कौन-कौन से हैं? अब सोल्ड एंड टोर नोट्स हमने देखे इंक्लूड किए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम कैश इन हैंड के कॉलम में शामिल नहीं करते हैं। फ़ोर्ज नोट्स, अब सीधी-सी बात है, जो डुप्लीकेट हैं, नकली नोट हैं, उनको तो हम कैसे काउंट करेंगे? तो फ़ोर्ज नोट्स आर नॉट काउंटेड इन द ओपनिंग बैलेंस। काउंटरफिटेड कॉइन्स यानी खोटे सिक्के, ये आजकल नहीं होते, पुराने ज़माने में होते थे। आपने कहावतें भी सुनी, मेरा खोटा सिक्का काम आया। तो खोटा सिक्का काम नहीं आता है, इसीलिए वो कहावत बनी, मेरा खोटा सिक्का काम आया। तो वो अपवाद हो गया। तो काउंटरफिट कॉइन्स, खोटे सिक्के, फ़ोर्ज नोट्स हम ओपनिंग बैलेंस में नहीं लेते हैं। अब आपको ध्यान होगा 8/11/2016 नोटबंदी के समय पर ये 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं। ये लीगल नहीं रहे। जब ये लीगल नहीं रहे तो क्या हम इनको अपने ओपनिंग बैलेंस में ले सकते हैं? नहीं ले सकते। चलिए, हमने ये भी देख लिया। एनी टेम्परेरी एडवांस, परमानेंट एडवांस, ये क्या होते हैं? आपने टेम्परेरी एडवांस का सुना होगा, किसी का कोई काम डिपार्टमेंट ने करवाया है, उसके लिए जो पेमेंट करनी है, उसके लिए किसी एम्प्लॉयी को पेमेंट दे दी गई है, उसकी पेमेंट करने के लिए। यानी कि कोई लेबर लगाया था, उनकी जाके जो मस्टर रोल वगैरह में इस टाइप के कोई कोई भी काम करवाया हो, उसकी पेमेंट करनी है, उसके लिए जो एडवांस दे दिया गया है, वो टेम्परेरी है। तो जब उसको दिया था, तब हमने उसकी पेमेंट साइड में एंट्री कर दी जाती है कि हाँ, ये पैसा उसको दिया टेम्परेरी एडवांस का, मान लीजिए एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड को ये पेमेंट कर दी। तो अगर वो दे देता है, ऐसा बताता है कि एक्स वाई जेड को 10,000 रुपए टेम्परेरी एडवांस दिया गया है। तो दिया गया है तो हमें क्या है, जब दिया था पेमेंट में साइड में एंट्री कर दी थी। जो हमारा क्रेडिट साइड है कैश बुक का, जब वहाँ पर एंट्री कर दी थी, उसको पैसा दे दिया, वो उनको जाके पे करेगा। तो उसकी इन्फॉर्मेशन कन्फ्यूज़ करने के लिए आपके क्वेश्चन में मिल सकती है कि टेम्परेरी एडवांस दिया है एक्स वाई जेड को 10,000 रुपए का। कोई बात नहीं, हम नहीं लेंगे, हम पेमेंट साइड में इसकी एंट्री कर चुके हैं ऑलरेडी। वैसे ही परमानेंट जो एडवांस है, ये आपका इंटरेस्ट है। मान लीजिए कि छोटा-मोटा खर्चा जो है पेटी एक्सपेंसेस जो करने के लिए जो भी इंटरेस्ट दिया गया है, तो दिया जाता है पेमेंट साइड में, उसकी भी एंट्री होती है। एबीसी को किसी भी एम्प्लॉयी को दिया गया है, जब दिया तो हमने पेमेंट साइड में एंट्री कर दी। तो जब हमारे ओपनिंग बैलेंस की जो क्वेश्चन दिया गया होगा, उसमें अगर ये लिखा मिल जाए कि परमानेंट एडवांस टू एबीसी ऑफ रुपीज़ 5,000, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको काउंट नहीं करेंगे ओपनिंग बैलेंस। क्योंकि जब वो दिया गया था इंटरेस्ट, उस वक़्त उसकी पेमेंट साइड में एंट्री हो चुकी थी। कैश इन हैंड में जो इंक्लूड करना है और जो इंक्लूड नहीं करना है, वो हम डिस्कस कर चुके। अब बात करेंगे हमारा जो कॉलम है चेक इन हैंड, 6th कॉलम। तो चेक इन हैंड के कॉलम में हम क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड करेंगे और क्या-क्या इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टू बी इंक्लूडेड इन चेक इन हैंड कॉलम, क्या-क्या हम उसमें ऐड करेंगे। सेल्फ चेक व्हिच आर लाइंग फॉर इनकैशमेंट, यानी कि जो इनकैशमेंट करवाने के लिए कोई चेक काटा गया था, सेल्फ चेक, यानी कि इनकैश करवा के जो हमारी कैश चेस्ट है, उस कैश चेस्ट में रखने, यानी कि हमें कोई कैश में पेमेंट करनी थी, उसके लिए कैश की ज़रूरत थी। तो चेक काटा सेल्फ चेक और हमने इनकैश करवाना था। लेकिन ये जो चेक है इनकैश नहीं करवाया गया और 31st दिसंबर को जब हमने कैश बुक क्लोज़ की, उस वक़्त ये कैश चेस्ट में रखा, क्योंकि इन कैश नहीं करवाया, बैंक नहीं जा पाए।
तो जब 2 जैन जो फर्स्ट वर्किंग डे था हमारा, उस दिन क्या चेक कहीं चला जाएगा? वहीं कैश चेस्ट में ही मिलेगा। तो हम उसकी ओपनिंग बैलेंस में एंट्री करेंगे, क्योंकि ये अभी तक हमारा प्रोसेस है वो पूरा नहीं हुआ था। अब यहाँ पर सेल्फ चेक की हमने ज़िक्र किया, क्यों? क्योंकि अगर किसी का पर्सनल चेक है, प्राइवेट चेक है, प्राइवेट कैश है, उसका हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो कैश चेस्ट है वो निगम की है, कोई धर्म खाता नहीं है कि कोई भी अपना प्राइवेट चेक वहाँ पर रखेगा। अब दूसरी बात, अब बोले कि ठीक है, प्राइवेट चेक नहीं रखना है, हम उसको ओपनिंग बैलेंस में नहीं लेंगे। अब वो नहीं भी रखना है, ये बात भी ठीक है। अगर किसी का कैश रखा मिल भी गया और कोई सरप्राइज़ चेक हो जाता है, एक्सचेंज आता है, तो जो कैश बुक मेंटेन करने वाला है, वो 1 लाख रुपए लेकर आया था घर से। अब उसको इधर-उधर भी काम होते हैं ऑफ़िस में, उसने सोचा चलिए कैश चेस्ट में रख देता हूँ, ये सेफ रहेगा। अगर उसने वो पैसा उसमें रख दिया, एक्सचेंज ने आके सरप्राइज़ चेक कर दिया, तो जो कैश अवेलेबल है कैश चेस्ट में, वो सारा पैसा निगम का होगा। अब वो वहाँ जाके ये क्लेम नहीं करेगा सर ये तो मेरे थे, नहीं, रूल की बात करते हैं हम। होना क्या है, होता क्या है, वो हम यहाँ बात नहीं करेंगे, एग्ज़ाम पर्पज़ हम बात करेंगे, रूल क्या है। तो जो पैसा कैश चेस्ट में अगर एक्सेस होता है, वो निगम का हो जाता है। अब यही कैशियर अगर इस कैश चेस्ट में पैसा नहीं भी निकालता है और कभी पेमेंट लेते या देते समय कुछ पैसा ऊपर-नीचे हो गया, यानी कि उसमें पैसे की कमी आ जाती है, यानी कि थोड़ा-सा पैसा कम मिला, कैश फाउंड शॉर्ट। अगर वो कैश शॉर्ट होता है, कम मिलता है, उसका ज़िम्मेदार ये होता है। ज़्यादा मिलेंगे तो उस कै जो कैश बुक को मेंटेन कर रहा है, उसका नहीं होता है, लेकिन कम मिल गया तो उसका वो ज़िम्मेदार होता है, वो उसको पे करना होता है। चलिए अब हम बात करेंगे एनी चेक डीडी इश्यूड बाय एनी पार्टी इन फेवर ऑफ निगम। एक तो सर एक बार इसको अगेन बता देना सर, चेक व्हिच आर लेइंग ऑन एनकैशमेंट सर। जी, आप बताइए अब इसमें समझ में क्या नहीं आया वो मुझे बता सर दीजिएगा। एक्चुअल आप में बता वो समझ में नहीं सर, मेरा मेरा वो ना नेटवर्क इश्यू की वज़ह से कि कुछ फ़ोन दिखा नहीं था सर, उस वज़ह से। चलिए कोई नहीं आप मुझे ये क्लास खत्म होने के बाद कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ क्योंकि बाकी कैंडिडेट्स का जो टाइमिंग है वो यहाँ पर बच जाएगा। वैसे जनरली 2 पॉइंट बता देता हूँ कि जो इनकैशमेंट करवाने के लिए कोई सेल्फ चेक था, यानी कि चेक काटा हमने कैश निकालना था, कोई कैश में पेमेंट करनी थी, तो उसके लिए इनकैशमेंट के लिए जो चेक काटा था वो चेक इनकैश नहीं करवाया है, वो कैश चेस्ट में रखा है, उसको हम ओपनिंग बैलेंस में लेते हैं। ठीक है जी? ओके सर, ओके सर। एनी एनी चेक, कोई भी चेक हो, यानी कि हम कैश बुक किसकी मेंटेन कर रहे हैं। अभी आप जब कैश बुक जितना भी प्रैक्टिकल करेंगे या जो अभी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप अपने आप को कैश बुक मेंटेन करने वाला मानकर चलिए ताकि आपकी जो ये डाउट्स हैं, ये क्रिएट नहीं होंगे। आप कैश बुक को मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि निगम की तरफ से। तो जो आपके नाम का है, यानी कि जो निगम का नाम से कोई चेक आया है, तो वो तो निगम का है, आपका है, आपके डिपार्टमेंट का है। जब आपका है, कोई भी चेक हो, कोई भी डीडी हो, तो आप उसको ओपनिंग बैलेंस में लेंगे। यानी कि इन फेवर ऑफ निगम, निगम के लिए आया हो, ये नहीं कि आपके नाम से आया है, आप निगम में हैं, आप उस ऑफ़िस में बैठे हैं, आप कैशियर मतलब कैश बुक को मेंटेन कर रहे हैं और आपके नाम से आया है, वो नहीं, इन फेवर ऑफ निगम, निगम के नाम का वो होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ कमर्शियल रूम वगैरह मतलब कैंटीन का है या कोई और जैसे रेस्ट हाउस वगैरह हैं, इनका भी पैसा आता है। तो कैंटीन का रेंट हो या रेस्ट हाउस का कोई चार्ज है, जो भी प्राप्ति हो गई यानी कि जो निगम के पास पैसा आना चाहिए और वो पैसा आया है, तो वो ओपनिंग बैलेंस। अब ये कैश में भी आ सकता है और चेक से भी आ सकता है। मिसलेनियस वर्क चार्ज पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर यानी कि जो निगम के पास पैसा आया इन फेवर ऑफ निगम और इनकैशमेंट वाला तो अपना खुद का ही चेक है।
आपकी निगम का है, आपने सेल्फ एनकैशमेंट के लिए काटा था। तो ये सब चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है आपके ओपनिंग बैलेंस में। कॉन्ट्रैक्टर को हम पेमेंट करते भी हैं और कॉन्ट्रैक्टर निगम को भी पेमेंट करता है। कुछ ऐसे केसेज़ भी रहते हैं। उसको फ़ाइन का या किसी भी तरह का कोई भी हायर चार्ज है, उसका हिसाब-किताब हो गया या उसको एक्सेस चला गया हो, उसको पैसा लौटाना हो। मतलब हमें समझने से इतना है एग्ज़ाम पर्पज़ से कि जब इनसे पैसा आता है वापस तो वो हमारा ओपनिंग बैलेंस में ही काउंट हम करेंगे। अब बात की हमने जिनको हम शामिल करेंगे, इंक्लूड क्या करना है? नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉट टू बी इंक्लूडेड। सेकंड हैंड के कॉलम में हम इंक्लूड क्या नहीं करेंगे? अब वो चीज़ें हैं वैल्यू ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प्स। अब क्यों नहीं करते मैं वो बता देता हूँ ताकि आपको ये याद रखने में आसानी होगी कि जैसे ही हमने टेम्परेरी एडवांस और परमानेंट एडवांस की बात की थी, जब हमने पेमेंट कर दी थी, उसकी रिकॉर्ड कर चुके हैं हम, उसको तो ओपनिंग बैलेंस में फिर कैसे लेंगे? क्योंकि उसका तो हिसाब-किताब हम कर चुके हैं। उसी प्रकार जब ये रेवेन्यू स्टैम्प्स खरीदी गई थी, तो हमने पेमेंट साइड में इनकी पेमेंट की थी, पेमेंट कर दी। डिपार्टमेंट ने रेवेन्यू स्टैम्प्स या पोस्टल स्टैम्प्स जो भी थे खरीद ली। खरीद कर जो आपका जो डाक जो देखता है, यानी कि डिस्पैच, डायरी एंड डिस्पैच बोलते हैं। उनको ये टिकट लगानी होती है, कहीं पोस्टल कोई लेटर भेजना है, पोस्टल स्टैम्प्स लगानी है। तो उनका जो रिकॉर्ड है, उसके लिए एक वो रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि उसको 500 स्टैम्प्स दी थी, उसने कितनी यूज़ कर ली, अभी बैलेंस कितनी बची हैं। ये सब एक रजिस्टर में हिसाब-किताब होता है उसका। हमारी कैश बुक से इसका कोई मतलब नहीं है। जिस दिन खरीदी गई थी उस दिन उसकी पेमेंट कर दी गई थी। उसके बाद ये रजिस्टर में मेंटेन करता रहेगा और जब ये खत्म हो जाएँगी या कम हो जाएँगी और खरीदी जाएँगी तो फिर पेमेंट कर दी जाएगी। इन बिटवीन अगर ये किसी सब डिवीज़न में दे दी जाती हैं, क्योंकि डिवीज़न की बात करें अब कैश बुक का जब भी हम ज़िक्र करेंगे तो यहाँ डिवीज़न का रोल है। तो जब डिवीज़न से हमने रेवेन्यू स्टैम्प या कोई भी पोस्टल स्टैम्प्स उनको इश्यू की हैं, तो क्या हमने पास से कोई पैसा लगाया है? तो हमारी कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं होती है, वो रजिस्टर में ही हम माइनस की जाएँगी कि 50 दे दी, सब डिवीज़न जो भी आगे की, जो भी आगे नाम रहता है, उसको यहाँ रजिस्टर में से माइनस किया जाता है, कैश बुक में उसका कोई रोल नहीं रहता है। तो जैसे रेवेन्यू स्टैम्प एंड पोस्टेज स्टैम्प दोनों का यही रोल होता है। इनको हम चेक इन हैंड के जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो रेवेन्यू स्टैम्प्स एंड पोस्टेज स्टैम्प्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अभी जो रेवेन्यू स्टैम्प है या पोस्टेज स्टैम्प हैं, अगर इन बिटवीन इनको कहीं बेच दिया गया है यानी कि सेल किया है, तो सेल करेंगे तो क्या होगा जी? हमें कुछ मिलेगा? पैसे मिलेंगे सर इसके सेल करने पे। जी, कैश पैसे आएगी। मिलेंगे। जी, तो जब हमने इसको खरीदा था, तब जो पैसा पे किया, हमने कैश बुक में एंटर किया था। तो क्या बेचेंगे जब हमें कैश मिलेगा, उसको भी कैश बुक में एंटर कर देंगे। यस ये सर। सर अब रिसिप्ट साइड पे जी, रिसीव्ड साइड में हमें कैश की प्राप्ति होगी। वी रिसीव्ड द कैश, बट जब ये सब डिवीज़न में इश्यू की जाती हैं, उस वक़्त कोई एंट्री नहीं होती है, उस वक़्त जो रजिस्टर होता है, मेंटेन किया जाता है, सिर्फ़ उसमें एंट्री होती है, उसका हम यहाँ ज़िक्र नहीं करेंगे। अभी हम जब ये क्लास के पर्पज़ से बात करें, तब हम बात करें कि रजिस्टर में मेंटेन करेंगे। यहाँ जब ऐसे आएगी, तो हमें सिर्फ़ इग्नोर करना है इसको। हमारी कैश बुक का हम जब प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल या आपके जो एमसीक्यू पूछे जाएँगे, उस वक़्त। सर्विस बुक रखी है, डिपार्टमेंट ने खरीदी, मान सर 1 लीजिएगा सेकंड सर, एक क्वेश्चन है सर। जी। सर ये रेवेन्यू स्टैम्प और ये पोस्टेज स्टैम्प में डिफरेंस क्या है? दोनों ही सेम सा वर्क हाँ, लग रहा है। ये रेवेन्यू स्टैम्प ये देखिए आपको मैं पिक्चर भी दिखाता हूँ। ये जब 5,000 या उससे ऊपर की जब कोई भी कैश पेमेंट का वो मतलब ये रहता है ना, उस वक़्त इसको रसीदी टिकट बोलते हैं। इसको इनिशियल किया जाता है, क्रॉस किया जाता है। तो ये जो पैसे का जो लेन-देन है जैसे अब कहें कि जैसे लोग रूरल एरिया में किसी को पैसा देते हैं, ब्याज पर या उधार में जैसे देते हैं या फिर उसके ओके सर। लिए एक डॉक्यूमेंट रेडी करते हैं।
उसके ऊपर जब एफिडेविट उनके पे भी लगा लेते हैं ना सर, एफिडेविट वगैरह बना। हाँ, ये मतलब 1 रुपए की है, इसको रेवेन्यू स्टैम्प या रसीदी टिकट बोलते हैं, कि पैसे का लेन-देन होता है, उसका ये रहता है। आप एलआईसी की पेमेंट करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो ये लगा के उसपे मोहर मार कर देते हैं। तो इस टाइप में यूज़ होती है, लेकिन पोस्टल स्टैम्प है जब हम अपने कोई लेटर या कुछ भेजते हैं, पोस्ट ऑफिस में जो यूज़ होती हैं, उस पर्पज़ से। ओके, ओके तो सर। ये पोस्टेज स्टैम्प्स हैं। सर्विस बुक खरीदी डिपार्टमेंट ने 10,000 रुपए की हमारे डिपार्टमेंट में रखी है अभी तक। अब 10,000 में से बाकी एम्प्लॉयी को यूज़ करते हुए मतलब जो भी कम हो गई, अभी 9,000 की बची हैं। अब बची हैं तो कोई बात नहीं, जिस दिन हमने ये खरीदी थी, उस वक़्त हमने इनकी पेमेंट की थी, पेमेंट साइड में हम एंट्री कर चुके हैं। जिस दिन ये खत्म होंगी, नई खरीदनी पड़ेंगी, उस वक़्त हम फिर पेमेंट कर देंगे। अब कितनी बची हैं, क्या कुछ है, वो हमारी कैश बुक का पार्ट नहीं है, इनका रिकॉर्ड अलग से ही रखा जाता है। उसी प्रकार एनएससी, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इनको भी हम ओपनिंग बैलेंस में नहीं लेते हैं। सेविंग के पर्पज़ से जो लिया गया है पेमेंट, ये इनका रिकॉर्ड यहाँ हमारी कैश बुक से नहीं रहता है। नेक्स्ट है शेयर एंड डिबेंचर, इन सब का भी हमारी कैश बुक से कोई लेना-देना नहीं है। एग्ज़ाम पर्पज़ से आप याद रख सकते हैं, एनएससी, शेयर, डिबेंचर, कॉल रिसिप्ट जो भी डिपॉज़िट कॉल रिसिप्ट है। अब शेयर एंड डिबेंचर में जो थोड़ा-सा डिफ़रेंस है, वो ये कि शेयर तो अपना हिस्सा हो जाता है कंपनी में, जैसे कि नाम भी बता रहा है शेयर है। तो जो कंपनी की जो कैपिटल है, उसमें एक शेयर होता है, उस शेयर में हम पैसा लगाते हैं। अगर किसी ने डिबेंचर है तो वो उस कंपनी के द्वारा लिया गया एक लोन है और उसका सर्टिफिकेट देते हैं कि इतना पैसा आपका यहाँ पर कंपनी में लोन है, वो डिबेंचर होता है। तो शेयर एंड डिबेंचर में जो पैसा है, लगाया गया है, वो हमारी कैश बुक का पार्ट नहीं है। कोई एलआईसी पॉलिसी ली है, वो भी हमारी कैश बुक में एंट्री हम ओपनिंग बैलेंस में नहीं लेते हैं। क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हो गया? 21 लाख की एलआईसी पॉलिसी करवा रखी है, कोई बात नहीं, वो हमारी कैश बुक का पार्ट नहीं है। शेयर एंड डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रखा है, एनएससी ले रखा है, डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट है, तो हम इसको अपनी उसमें ओपनिंग बैलेंस में नहीं लेंगे। डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट कि जो पैसा बैंक में जमा कर रखा है और जैसे ही कॉल की जाएगी, यानी कि जिस मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर है, उसने बैंक में पैसा जमा करवा दिया और ये रिसिप्ट हमें लाकर दे दी। तो जैसे ही वो कहेगा कि हाँ, पेमेंट कर दो, तो निगम को ये पेमेंट हो जाएगी। तो डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट मतलब उसके कहने पर ये पेमेंट निगम को मिल जाएगी। तब तक ये प्रूफ लाकर ये जो पेपर है ये दे दिया निगम को कि मैंने बैंक में पैसा जमा किया है, आपके नाम का इतना है। तो जैसे ही मैं कहूँगा आपको मिल जाएगा। तो डिपॉजिट एट कॉल रिसिप्ट, लेकिन इसको भी हम ओपनिंग बैलेंस में नहीं लेते हैं। अब बात आती है एनी चेक इश्यूड बाय हेड ऑफिस इन फेवर ऑफ एक्सिन एंड एसडीओ। तो एक्सिन एसडीओ जो ऑफिसर हैं गजेटेड, इनकी जो पेमेंट आती है वो हेड ऑफिस से आती है डायरेक्ट। तो जब इनकी पेमेंट अगर इनके नाम से कोई चेक आ गया हेड ऑफिस की तरफ से, किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट हो सकती है, कोई पे एंड अलाउंस जो भी है, अगर वो पर्टिकुलर किसी के नाम पर आ गया, एक्सिन एसडीओ जो भी है, अगर किसी का पर्सनल आया है तो उसको भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे चेक इन हैंड के ओपनिंग बैलेंस में। तो इंक्लूड एंड व्हाट टू नॉट टू बी इंक्लूडेड, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए जी। जो भी पॉइंट्स बताए हैं, वीडियो आपकी ऐप पर भी अवेलेबल होगी, आप देखना चाहें तो वहां देख सकते हैं। जिस कैंडिडेट को लगता है कि अभी स्पीड ज्यादा है, वो अपनी ऐप में उसको स्लो करके देख सकता है, और जिसके लिए अभी स्लो है, वो स्पीड बढ़ाकर भी देख सकता है। ऐप में आपके पास सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो आगे का पॉइंट हमारा, जो पोस्टिंग करते हैं हम कैश बुक में, जो एंट्रीज करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी कि देसी भाषा में मैं कहूँ तो उस कैश बुक में हम जो लिखते हैं, उसके रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट वो क्या है? मैंने आपसे बात की थी कैश इन हैंड, चेक इन हैंड, 2 कॉलम हैं। अब ये ध्यान रखना है, कैश इन हैंड में सिर्फ कैश की बात करेंगे, चेक इन हैंड में चेक, टीडी एंड आईपीओ, ये 3 चीज़।
Whatever amount is received in debit side of the cash book in cash in hand or check in hand, whatever the column may be, डेबिट साइड हमारी ये हमने बात की, कैश इन हैंड एंड चेक इन हैंड। तो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द कैश बुक इन द कंसर्न्ड कॉलम क्या है? इफ वी आर गोइंग टू रिसीव द कैश, वी विल एंटर इट इन द कैश इन हैंड कॉलम, एंड इफ वी आर रिसीविंग द चेक, डीडी और आईपीओ, it will be recorded in the check in hand column. If cash is received, it will be recorded in the cash in hand column. हमारा कैश आएगा तो कैश इन हैंड के कॉलम में। चेक, डीडी, आईपीओ अगर ये हमारे पास आते हैं तो हमारे चेक इन हैंड कॉलम में आएगी। चेक, डीडी एंड आईपीओ, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, आजकल इतने चलन में नहीं, पहले डाकखाने से पैसे आना ये सब चीजें चलती थी, तो अभी रिकॉर्ड में चल रहा है। आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है उनमें ये सब चीजें आती हैं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट की। कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट करते हैं तो इसमें ऐसा इश्यू क्या आ गया? हमें तो कैश बुक में पेमेंट करनी है, तो दिक्कत क्या है? अब दिक्कत कुछ नहीं है, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन दिया गया होगा उसमें कॉन्ट्रैक्टर की अगर सीधी पेमेंट दे दी कि 10 लाख की पेमेंट करनी है, तो हम पेमेंट साइड में 10 लाख की एंट्री कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो इसमें एंट्रीज दी गई होती हैं वो इस हिसाब से दी गई होती हैं कि कोई काम स्टार्ट हुआ और आज यहाँ पर ठेकेदार ने बिल लगाया, लेकिन इससे पहले एक बिल, वो फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल, फर्स्ट बिल कहें जो भी है, या फिर कहें कि प्रीवियस बिल, कि जो पहले बिल लगाया था। अब यहाँ पर टर्म यूज करता है वो उसके लिए। आपने पढ़ा होगा जो उसने वर्क डन है, यानी कि उसकी जो टोटल काम कितना किया है, उसने अगर पहले सिक्योर्ड एडवांस लिया था, यानी कि जब वो एडवांस में पैसा ले चुका है तो हमें वो माइनस करना है। उसी प्रकार अगर एडवांस ले रखा है उसने तो हमें ये चीज लेनी है, या फिर कोई और रिकवरी है इनकम टैक्स वगैरह की, वो रिकवरीज हमें उसमें से कम करनी होती है जो कॉन्ट्रैक्टर ने बिल यहाँ पर जो लगाया है। तो जो हम रिकवरी करेंगे उसको हम माइनस करते हैं। अब यहाँ पर आपके क्वेश्चन में दिया गया होगा कि आज तक का जो काम है वो है 10 लाख रुपए का, लेकिन अब ये चीज ध्यान रखना है, जब कभी भी ठेकेदार बिल लगाता है वो जो कॉस्ट उसमें दी गई होती है, वो जो स्टार्ट के समय से लेकर आज जब उसने बिल लगाया है उस वक्त तक की टोटल अमाउंट होती है। यानी कि जो पहला बिल है और दूसरा बिल है, दोनों को जोड़कर है। ठीक है, जब हमें पता चल गया टोटल 10 लाख की है, अब वो बताएगा कि पहले बिल में 2 लाख पे कर दिए थे, कोई बात नहीं, 2 लाख पे किए थे तो हम माइनस कर देंगे, यानी कि अब जो पहला बिल पे किया था उसके बाद और आज तक जो पेमेंट बनती है वो 8 लाख है। ये इसमें ऐसे कैलकुलेट करना होता है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब ये बात की मैंने वर्क डन की। अब वर्क डन में अब ये जो नाम दिया प्रीवियस, अच्छा नॉर्मली हो सकता है सिंस प्रीवियस बिल जब हम बात करेंगे तो क्या है ये, ऐसे समझने से पहले आप एक सिंपल सा वर्ड है, जब हम छोटे थे, ग्रामर सीखी, सीखते-सीखते इंग्लिश के वर्ड में आए, टेंस में पहुँचे तो सिंस मॉर्निंग और मॉर्निंग इस टाइप के वर्ड हमने वहाँ पर टेंस सीखते समय किए थे। सिंस मॉर्निंग मीन्स सुबह के बाद, वो सुबह से पढ़ रहा है, ही इज़ बीइंग जो भी है। तो सिंस वर्ड आ गया मतलब उसके बाद। तो यहाँ पर जो प्रीवियस बिल है, पहला बिल था वो प्रीवियस बिल है। देखिए नाम प्रीवियस, पहले वाला जो बिल हो गया। अब उसको फर्स्ट बिल बोल सकता है, फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल बोल सकता है, ये रहेंगे। तो इन्हीं के आधार पर जो बाकी का दूसरा जो बिल है यहाँ पर, उसको हम क्या कहेंगे? सिंस प्रीवियस, यानी कि प्रीवियस बिल के बाद का। सेकंड बिल, सेकंड रनिंग अकाउंट बिल, कुछ भी नाम दे दे, हमें इतना पता होना चाहिए कि ये कहाँ की बात कर रहा है। तो इसमें क्या करते हैं? मैंने आपसे बताया कि जो टोटल है, अप टू डेट बोलते हैं इसको, शुरू से लेकर लास्ट तक अप टू डेट।
तो इसके बारे में जो एंट्री की बताई गई है, अप टू डेट जो पेमेंट होती है, ऑल आइटम्स ऑफ अप टू डेट। तो अमाउंट्स अप टू डेट क्या-क्या रहती हैं? शुरू से लेकर लास्ट तक जितना वर्क डन है, या कितनी एडवांस पेमेंट की गई है, या कितनी सिक्योर्ड एडवांस उसको दिया गया है। तो अप टू डेट में ये तीनों चीज़ें वहाँ पर उसकी रिकॉर्ड हो गई। अब यहाँ पर जो मैंने बात की थी, कोई पहले बिल पे कर दिया हो, तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। अब थोड़ा-सा मैंने ग्राफिक्स के थ्रू कोशिश की है कि थोड़ा-सा और अच्छे से आपको क्लियर हो। ये 3 टर्म आएँगी आपकी, वर्क डन, सिक्योर्ड एडवांस एंड एडवांस पेमेंट। आप लोगों को तीनों टर्म में कोई डाउट है कि ये चीज़ होती क्या है? वर्क डन जो काम किया, जो भी कोई भी मटेरियल साइट पर लाया गया है, उसकी सिक्योरिटी की एवज़ में उसको जो एडवांस दिया जाता है, जो इम्पेरिशेबल इन नेचर होना चाहिए मटेरियल, और जब वर्क को मेज़र नहीं किया गया हो और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी हो, तो उसको एक लमसम जो उसका जितना आइडिया लगाया जाता है, जो एसडीओ देखते हैं कि इसको कितनी पेमेंट करनी है, क्योंकि जो काम हुआ होता है वो मेज़र नहीं किया गया है, लेकिन वो जो पेमेंट की जाती है, वर्क जो काम किया गया है, वर्क डन है, उससे कम ही पेमेंट होती है। या दूसरे शब्दों में कहें कि जितना काम हुआ है, उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करते हैं, तो एडवांस पेमेंट होती है। अब इसमें बात करेंगे सबसे पहले हम अप टू डेट, यानी कि जिस दिन काम शुरू हुआ था और आज जब ठेकेदार ने बिल लगाया है। तो वर्क डन, अप टू डेट वर्क डन, अप टू डेट सिक्योर्ड एडवांस, अप टू डेट एडवांस पेमेंट। जब ये वर्ड आएगा तो आपको ध्यान देना है कि शुरू से लेकर आज तक अप टू डेट। अब फिर मान लीजिए कि इसने एक पेमेंट करवाई बीच में, ठीक है? तो पेमेंट आई तो इन तीनों टर्म्स के लिए भी तो बीच में आएगी। तो उस वक़्त जो उसने बिल लगाया वो प्रीवियस बिल था। फर्स्ट बिल कहें, फर्स्ट रनिंग अकाउंट बिल कहें, प्रीवियस बिल कहें, जो भी आए आपके क्वेश्चन में। प्रीवियस बिल के बाद अगर वो आज जो पेमेंट लगाई है उसने, तो पहले बिल के बाद सिंस प्रीवियस बिल, सेकंड रनिंग अकाउंट बिल, जो भी कहे। तो अगर यहाँ पर हमारे पास 3 चीज़ हो गई, अप टू डेट, प्रीवियस एंड सिंस प्रीवियस। अब एग्जामिनर आपको वर्क डन की 2 पेमेंट बताएगा वो। वर्क डन बता देगा, प्रीवियस बता देगा। तो क्या आप सिंस प्रीवियस निकाल सकते हैं? बताइए जी। सर निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। अगर उसने सिंस प्रीवियस और प्रीवियस दे दिया, तो अप टू डेट निकाल सकते हैं? हाँ जी सर। जी, जी सर, निकाल बिल्कुल सकते हैं। तो जब वर्क डन में निकाल सकते हैं, तो यही प्रोसीजर सिक्योर्ड एडवांस एंड एडवांस पेमेंट में भी यही तरीका है। बस वो क्या करेगा एग्जामिनर आपको घुमाने के लिए, पहले वो वर्क डन की एक लाइन लिखेगा, प्रीवियस बिल की बात करेगा। फिर क्या लिख देगा, एडवांस पेमेंट सिंस प्रीवियस बिल। तो आगे पीछे लिख देगा आप वर्क डन की जितनी भी जो 2 देगा, इसमें से टोटल 3 है, हमें 1 निकाल कर देखना होगा। तो जो कुछ भी देगा आप वर्क डन की अलग कर लीजिए, सिक्योर्ड एडवांस की अलग कर लीजिए और एडवांस पेमेंट की अलग कर लीजिए, और इनमें से जो भी दिया गया है तीनों में से कैलकुलेट कर लीजिए। और हमें जो पेमेंट करनी होती है, कौन सी बिल की करेंगे जी हम? यहाँ पर पेमेंट अगर हम करेंगे ठेकेदार को, तो कौन सी करेंगे? अप टू डेट की? बताइए। सिंस टू डेट की पेमेंट प्रीवियस, करते सिंस प्रीवियस की, क्योंकि प्रीवियस की तो हम ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं। अगर हमारे पास अप टू डेट आ जाए तीनों का इकट्ठा, तो तीनों का प्रीवियस बिल हम माइनस कर देंगे, तो क्या सिंस प्रीवियस नहीं बच जाएगा हमारे पास? यानी कि ठेकेदार को हम जो पे, हाँ, तो कहने का मतलब है कि ऐसे एग्जामिनर आपको आगे पीछे जो भी एंट्रीज देगा, आपको उनको समझना है। ये हवा बनी हुई है कॉन्ट्रैक्टर बिल की, जो आपके कैश बुक में एंट्री आती है, क्योंकि ये जो टर्म है, क्योंकि आपके देखिए 3 हो गई ये टर्म, और हर एक टर्म में 3 और वर्ड आ गए, अप टू डेट, प्रीवियस बिल एंड सिंस प्रीवियस। तो टोटल 9 एंट्रीज आप मानकर चलिए कि अगर आप इनको अलग-अलग लिखेंगे, वर्क डन इन प्रीवियस बिल, वर्क डन इन सिंस प्रीवियस बिल, अप टू डेट, इस तरह से,
वर्क डन। तो टोटल 9 लाइन है। आपके माइंड में अगर ये सेट है कि वर्क डन की 3, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या है, हमें वर्क डन पकड़ना है। हमें देखना है कि सिक्योर्ड एडवांस में 2 कौन-कौन सी दी गई है। बस आपका कॉन्ट्रैक्टर बिल यहीं पर सॉल्व हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट में क्या है कि हमने जो अभी बात की थी, इससे पहले लाइन ये थी कि जो भी आइटम अप टू डेट है, अप टू डेट क्या? या कि जो शुरू से लेकर अभी तक का है, उसमें से अगर हम प्रीवियस माइनस कर देंगे, तो उसको जो पेमेंट करनी है, माइनस पेमेंट मेड इन प्रीवियस बिल। तो कौन-कौन सी हो सकती हैं? वर्क डन इन प्रीवियस बिल, एडवांस पेमेंट इन प्रीवियस बिल, सिक्योर्ड एडवांस इन प्रीवियस बिल। इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारी जो सिंस प्रीवियस है, वो आ जाएगी। अब इसमें से दूसरी रिकवरीज़ भी हमें माइनस करनी होती हैं ठेकेदार की, जो हम पेमेंट कर रहे हैं। सिक्योरिटी डिपॉज़िट है, इनकम टैक्स है, लेबर सेस है, उसका जीएसटी है। तो जो भी रिकवरी दी गई होगी, वो आपके क्वेश्चन में होगी अलग से। तो उन रिकवरीज़ को हम माइनस कर देंगे। एनी अमाउंट ऑफ द मटेरियल जो कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई किया गया है, जब हमने ठेकेदार को कुछ सप्लाई किया है, कोई मटेरियल दिया है, यानी कि वो भी एक कीमत है, उसका पैसा भी तो हम माइनस करेंगे। यानी कि ठेकेदार की जो भी पेमेंट बनती है, उसमें से हमें रिकवरी करनी होती है सिक्योरिटी डिपॉजिट, इनकम टैक्स, लेबर सेस और एनी मटेरियल सप्लाई टू द कॉन्ट्रैक्टर। ये सब चीजें आपकी वहां पर बताएगा क्वेश्चन में कि रिकवरी क्या-क्या है। कोई मशीनरी ले ली उसने, आपके निगम की ठेकेदार काम कर रहा है, आपके पास मशीन खड़ी है जो मिक्सचर मशीन है, तो उसने किराए पर ले ली, तो उसका किराया भी तो लेंगे आप, तो उसका जो बिल बनेगा उसमें से माइनस कर देंगे। पेनल्टी फॉर बैड वर्क, उसने काम जिस लेवल का, जिस कंडीशन का करना चाहिए था, जिस स्टैंडर्ड का काम होना चाहिए था, उसने उस स्टैंडर्ड का नहीं किया, बिलो स्टैंडर्ड कर दिया। यानी कि जिस जो पैसा हम दे रहे हैं, उस जो हमें लेवल चाहिए था उस काम का, उससे खराब काम किया, उसने बैड वर्क किया, तो उसके ऊपर हम पेनल्टी लगाएँगे, फाइन लगाएँगे उसके ऊपर, बैड वर्क का। अब है, कई बार ऐसा होता है कि ठेकेदार ने जो प्लान किया होता है कि उसने हाँ की थी कि मैं इस दिन तक इस काम को पूरा कर दूँगा, लेकिन वो नहीं कर पाता है। पेनल्टी फॉर डिले, अगर देरी कर देता है काम में, के ऊपर भी पेनल्टी लगेगी। अगर पेनल्टी का भय नहीं होगा, तो काम को स्लो कर सकता है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कहीं दूसरी जगह काम कर रहा, तो उसके ऊपर भी पेनल्टी लगती है। अब ये पेनल्टी जो है डिले की, इसकी मैं बात करूँ, चलिए मैं उसमें यहाँ आता हूँ। हमारा जो काम था, वर्क डन, यहाँ एक पेमेंट कर दी उसको प्रीवियस बिल में। तो जब प्रीवियस बिल की पेमेंट की, तो क्या हमें उस दिन पता था कि ये काम खत्म नहीं करेगा टाइम पर? नहीं पता था ना जी? ठीक है। तो उसके बाद फिर काम चलता रहा, चलता रहा। अब जो उसने डेट दी थी, वो डेट आ गई कि भई काम आज खत्म होना चाहिए था, लेकिन काम खत्म नहीं किया और आज आप बिल लगा रहे हैं। आप तो गलती में हैं। गलती में हैं तो आपने जो डिले किया है, उसका फाइन लगाएँगे। अब बताइए, इस प्रीवियस और सिंस प्रीवियस में मैं कहाँ फाइन लगाऊँ उस पर? मुझे पता अब चला है, लेकिन प्रीवियस बिल की तो पेमेंट कर चुका है और ये पेमेंट अब हम उसको करेंगे। तो अब जो पेमेंट हम करेंगे उसके ऊपर तो हम फाइन लगा लेंगे। ठीक बात है, हमें पता चल गया आज। तो क्या ये जो प्रीवियस बिल है, इसके ऊपर भी फाइन लगाना चाहिए? यस सर। सर प्रीवियस बिल में ही लगेगा सर। लगेगा ना। तो बस वो जो मेन लाइन है, आपको देखना है कि प्रीवियस प्लस सिंस प्रीवियस, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ अप टू डेट, यानी कि अभी तक का जितना भी उसने काम किया था, वो फाइन उसके पूरे काम पर लगेगा। अब ये चीज़ ज़ोर देने का कारण क्या है? मैंने क्यों ज़ोर दिया इस चीज़ पर? क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ़ ये देखा था, अगर अप टू डेट जितना भी टोटल दिया गया है, उसमें से हम प्रीवियस को माइनस कर देंगे। लेकिन क्या हमने यहाँ पर प्रीवियस को माइनस किया? नहीं। एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब हम बात करेंगे
penalty for delay. If there is penalty for delay of the work, then THEN, it will be deducted for whole work. जितना भी काम है उसके पूरे के ऊपर उस डिले की पेनल्टी को हम चार्ज करेंगे, ठेकेदार से लेंगे। क्लियर है जी पॉइंट? लेकिन सर अगर हमें प्रीवियस जो फर्स्ट बिल हमने उसको पेमेंट करी है प्रीवियस बिल जी। की, अगर उसी टाइम हमें पता चल गया कि इसने बैड वर्क किया है, उस टाइम हम माइनस करेंगे नहीं तो नहीं कर नहीं, देखिए मैं 2 वर्ड मैंने आपको देखिए बैड वर्क अलग बताया था। बैड वर्क आपको डिडक्ट करना है, बैड वर्क की पेनल्टी आपको दे देगा 2000 रुपए, 3000 रुपए जो भी है। उसने जो बैड वर्क किया है उसके अमाउंट आप माइनस कर देंगे उसकी। जब फाइन लगाया है तब उसका प्रीवियस बिल में पेमेंट हो गई, अलग इश्यू है। जब ये बैड वर्क की पेनल्टी उसको लगाई है वो उस वक्त माइनस करेंगे, क्योंकि उसका बाकी उससे कुछ नहीं है, वो फिक्स अमाउंट कर दी, आपने खराब काम किया है उसकी पेनल्टी इतनी है। तो आप प्रीवियस में सिंस प्रीवियस में कहीं से भी माइनस कर ले, उसकी अमाउंट सिर्फ इतनी माइनस होनी है। अगर ये परसेंटेज में भी दे दे, परसेंटेज में नहीं रहती है, वैसे ये आपकी जो बैड वर्क है ये अमाउंट फिक्स रहती है। लेकिन जो आपकी मैंने बात की पेनल्टी फॉर डिले, वो इतना परसेंट उसके ऊपर पेनल्टी का चार्ज लगा दिया, 1%, 2%। तो जो परसेंटेज आप कैलकुलेट करेंगे 2% ऑफ व्हाट? अप टू डेट वर्क डन, यानी कि होल वर्क जो है उसके ऊपर आप इसको कैलकुलेट करेंगे। भले ही आप सेकंड बिल की पेमेंट कर रहे हों, लेकिन पेनल्टी फॉर डिले आपके होल वर्क पर कैलकुलेट की जाएगी। क्लियर है जी पॉइंट? जी सर। सर एक क्वेश्चन जी। पूछना है। जी बताइए। बाई चांस जैसे कोई बंदा मतलब वो कर रहा है, डिले कर रहा है जी। या कोई भी काम को, जैसे हमने कोई काम देखा वो डिले होता जा रहा है सर, जी। तो लेकिन उसने फर्स्ट बिल के लिए रिक्वायरमेंट डाल दी कि मुझे इतने रुपए दे दो। जब बिल दिया है उस वक्त तक अगर हमें पता है कि डिले हो रहा है, ये ज़रूरी नहीं है जी कि डिपार्टमेंट डिले के ऊपर वो पेनल्टी लगाएगा ही, वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड है, वो कभी लगा देता है, वो परसेंटेज कितनी लगाएगा, 1% लगाता है, कितनी लगाएगा वो भी अथॉरिटी पे डिपेंड है। तो सर हम ऐसा कर सकते हैं या जो फर्स्ट रनिंग बिल है उसी से डिडक्ट करना शुरू कर दें, या लास्ट में हम वेट करें कि जितना बनेगा टोटल उससे उसके बाद हम करें? जब जब एग्ज़ाम पर्पज़ आपकी बात करें तो जो उसने बिल लगाया जी, वो पहला बिल हो या दूसरा, अभी तक आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 2 बिल तक का ही क्वेश्चन आया है। आज तक जितने भी डिपार्टमेंटल अकाउंट्स एग्जामिनेशन हुए हैं, मैक्सिमम इतनी एंट्रीज दी हैं। अगर आगे 3 भी हो, तो भी वही बात है। तो जो बिल आपके पास लगाया है, उस वक़्त उसकी पहले की एंट्री नहीं हुई है, उसके ऊपर आप टोटल की करेंगे जिस दिन आपको पता चल गया कि ये काम डिले कर दिया है। उसके बाद जो डिले होगी, जब भी बिल लगेगा, उसकी रिकवरी वहाँ पर जो पेनल्टी है, वो आगे सर होती रहे। जी। फर्स्ट बिल में ये भी तो होता है ना सर, जिस तरह फर्स्ट बिल लगा दिया काम डिले हो गया, अगर सेकंड बिल पहले में सर हाँ, तब लगाए जब एक सर एक मिनट जी। काम डबल हो। आप जो कहना चाहते हैं कि फर्स्ट बिल लगाने से पहले ही ये वर्क डिले हो चुका है, यही कहना चाह बाद रहे में हैं? फर्स्ट काम कर ले सर वो, तो फिर लास्ट में ही पता चलता है ना वो काम डिले हुआ है या नहीं। नहीं, वो लास्ट में जब काम खत्म होता है तब पता नहीं चलता जी, उसका पता उस दिन चलता है जिस दिन की वह डेट रखी गई थी। अगर मैं बात करूँ आज कितनी तारीख है 3 जनवरी, अगर ठेकेदार ने कहा कि मैं 2 जनवरी को काम खत्म कर दूँगा और वो नवंबर 2022 से मेरा काम कर रहा है एंड 2 नवंबर 2023 को 2 जैन को उसने बोला मैं काम कर दूँगा। 1 जैन को भी हम नहीं कहेंगे कि ये काम आपने डिले कर दिया है। जो डेट 2 जैन उसने दी है, हम 2 जैन को देखेंगे कि काम हुआ कि नहीं। अब 1 जैन को भी अगर उसने सिर्फ नींव का काम किया है, सिर्फ बेस बनाया है और बिल्डिंग खड़ी करनी है, हम 1 जैन को भी उसके ऊपर
ये जो डिले का है ये पेनल्टी नहीं लगा सकते। ठीक है जी। 2 जैन उसने कहा था कि 2 जैन को मैं आपको बिल्डिंग हैंडओवर कर दूंगा। 2 जैन को ही हम उसके ऊपर डिले की बात करेंगे। इसके बाद मान लीजिए 10 जनवरी को ये बिल लगाता है, तो 10 जनवरी तक जितना भी उसने काम किया है पहले तक का, शुरू से लेकर 10 जनवरी तक का, उसके ऊपर हम डिले की जो पेनल्टी है वो लगा देंगे। इसके बाद आगे जो भी कोई वो बिल लगाएगा, उस आगे वाले बिल में जितना भी वो बिल है उतनी अमाउंट का ही वो काटते रहेंगे, जो भी परसेंटेज वगैरह दी गई, क्योंकि यहाँ तक हमने काट लिया है। तो अगर वो डिले की पेनल्टी बताता है तो इसका मतलब ये है कि ये जब बिल लगाया है ठेकेदार ने, ये जो उसकी डेट थी, जो उसने बताई थी कि इस दिन ये काम पूरा कर देगा, वो डेट जा चुकी है। ठीक है जी। तो काम कंप्लीट होगा उस दिन, हम नहीं कहेंगे कि आपने लेट किया है। जो डेट दी गई थी, यानी कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया 2 जैन का। क्लियर है जी पॉइंट? क्लियर है सर। ओके जी। तो ये और सर कैश एक बुक का बैड वर्क पे कब से लगा सकते हैं सर? मान लो सर कोई काम उसने करा है, बैड चाहे 10% बैड वर्क का, जैसे आप मान लीजिए कि वो कभी भी उसने काम किया है, स्टार्टिंग में है या एंड के नजदीक आ चुका है, तो बैड वर्क का आपको अमाउंट दे देगा। 5,000 रुपए चार्ज करने हैं, वो कभी का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके टोटल अमाउंट माइनस करनी है, कितना काम किया था वो या फिर अगर जो कुछ भी फिगर अगर वो देता है ना, तो वो क्लियर बताएगा। ओके सर। बैड वर्क के लिए आपको डाउट मतलब क्रिएट नहीं होगा, लेकिन फाइन फॉर डिले है, इस पर रहता है। अब दूसरी चीज और क्या आ सकती है आपके में? मैंने ये तो बता दिया आपको कि अप टू डेट जो दिया होगा तो हम उसमें से प्रीवियस माइनस कर देंगे, या अप टू डेट है और सिंस प्रीवियस दिया गया है तो हम ये सिंस प्रीवियस निकाल लेंगे। तो हमें ये जो है कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट के कंसर्न में है। अब चीज ये ध्यान रखनी है, हमें जो भी रिकवरी करनी है, जब हमने पहला बिल लगाया था तो उस वक्त जो रिकवरी करनी थी वो वहां पर माइनस हो चुकी है उसकी, और अब ये जो बिल लगाया है इसकी रिकवरीज हम यहाँ इस बिल में से माइनस करेंगे। एग्जामिनर कई बार क्या करता है, वो कहता था कि जो इनकम टैक्स था वो प्रीवियस बिल में काटना था 2%, वो आपका जो अकाउंटेंट है वो भूल गया, उसने प्रीवियस बिल में वो 2% जो इनकम टैक्स काटना था वो नहीं काटा। कोई बात नहीं, नहीं काटा, गलती है, गलती सबसे होती है, सुधार हो जाएगा उसका। तो बस इतना है कि प्रीवियस और सिंस प्रीवियस बिल मिलाकर दोनों, यानी कि अप टू डेट पर हम वो इनकम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अदरवाइज जो भी यहाँ सिंस प्रीवियस में जो उसका अमाउंट बनता है, जो उसका बिल है, उसमें से हम रिकवरीज यहाँ की करते हैं। लेकिन जब कहा कि अकाउंटेंट ने प्रीवियस बिल में इनकम टैक्स नहीं काटा, भूल गया था गलती से 2%, तो प्रीवियस बिल का भी हम यहाँ पर माइनस कर देंगे। क्या ये पॉइंट क्लियर है जी? यस सर। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी क्वेश्चन बोला जाता है आपको वो ध्यान रखना है कि प्रीवियस बिल की एंट्री आपकी ऐसे हो सकती है।